Good morning, friends. चलो we are moving to the next lecture, next class. एक्चुअल में कल हमने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा। थोड़ा सा मैं इसको फिर से हमारे आदत के हिसाब से जो है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा था हमने? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन of black body radiation। तो हमने यहाँ पे देखा था, हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि हर एक बॉडी जो है जो पावर रेडिएट करती है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों? जो पावर रेडिएट करती है बॉडी वो उस रेडिएटेड वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं किसी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन चेक करूं तो मुझे पता चलेगा कि एज आई इंक्रीज द वेवलेंथ द पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज एट सर्टेन वेवलेंथ। मतलब अगर मैं इसको फिर से एक बार ग्राफिकली डिज़ाइन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या होगा, पावर रेडिएशन जो है वो बढ़ते जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आएगा। ये वाली वेवलेंथ, ये लैम्बडा वाला एक्सिस हो गया और ये पावर रेडिएटेड वाला है ना। और अगर मैं इससे भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँ तो वो फिर से कम होते चला जाएगा। ये किसी फिक्स टेम्परेचर टी नॉट पे है। अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर यूज़ करता हूँ तो सिमिलर ग्राफ मिलेगा T1। बट यहाँ पे जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिला वो वेवलेंथ जो है वो अब कम होती चली जाएगी। सो as we go on increasing the temperature, the lambda, the wavelength at which the power radiated is maximum will decrease। ये बात समझनी है हमें। वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं होती, वो वेवलेंथ पे जिस पे पावर जो है वो सबसे ज़्यादा रेडिएट हुई वो वेवलेंथ की वैल्यू कम होते जाती है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम यहाँ पे लैम्बडा मैक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T लिखते हैं और इसीलिए लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b अपॉन टी लिखते हैं। और ये हुआ हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। b इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कल हमने इसकी वैल्यू भी देखी थी। तो b की वैल्यू हमने देखी थी 2.897 इंटू 10⁻³ यूनिट था आपका मीटर केल्विन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ही रिवीजन एक साथ देख लिया। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि क्या हो रहा है। मैं एक बार लगे तो दोबारा आपको रिपीट करा रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए एक बार कि कोई भी जब बॉडी, ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन देती है, मतलब एनर्जी को रेडिएट कर रही है, वो एनर्जी को एमिट कर रही है, तब क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि वो जो पावर रेडिएटेड है या जो एनर्जी रेडिएटेड है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो जाती है। उससे कम वाले वेवलेंथ पे रेडिएशन डिक्रीज हो जाएगा, उससे ज़्यादा वाले वेवलेंथ पे रेडिएशन डिक्रीज हो जाएगा। बट उस पर्टिकुलर इस पे क्या होगा, रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और उस रेडिएशन, उस वेवलेंथ को जहाँ पे रेडिएशन मैक्सिमम हुआ हम उसका कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहेंगे। और अब हमने कंक्लूजन किस पे से निकालना है कि अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये जो वेवलेंथ है जहाँ पे रेडिएशन मैक्सिमम हो रहा था, ये वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते चली जाएगी। वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होते चली जाएगी और इसीलिए हमने लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिया था। तो ये आपको बात समझने की ज़रूरत है। अब हम एक जो आखिरी टॉपिक बोल सकते हैं आप रेडिएशन का, और वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये है एक्चुअली स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ही कहते हैं उसको, बट अभी थोड़ा सा फैंसी और कर देते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द रेडिएशन साइड। देखो, हीट ट्रांसफर के 3 तरीके थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में हमने देखा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा करते हैं हम, dQ/dt इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन लेंथ।
और ये वाला अभी रेडिएशन में ये वो फॉर्मूला है जो सबको डोमिनेट करेगा। जैसे कंडक्शन में वो उस फॉर्मूले ने करा था, रेडिएशन में स्टेफन्स लॉ ने डोमिनेट करना है सारे पूरे टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या हुआ था एक्चुअली, पहले तो स्टेफन नाम के साइंटिस्ट ने इस ये जो फॉर्मूला है वो एम्पिरिकली मतलब फॉर्मूला वाइज उन्होंने बना दिया, लाइक प्रैक्टिकल्स के बेस पे या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेस पे उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। और उसका जो डेरिवेशन है वो बोल्ट्जमैन ने कुछ सालों बाद उसको फिर से डिराइव किया, इसीलिए उसका नाम जो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखा गया। अदरवाइज ओरिजिनली तो ये स्टेफन्स ने ही रखा था। तो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया or the power radiated per unit area of the perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। इसको बिल्कुल सिंपल, रेट ऑफ, देखो स्टेफन्स लॉ का स्टेटमेंट लिखे जा रहा हूं मैं यहाँ पे, बच्चों आप भी लिख लीजिए स्टेटमेंट, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। रेट को हम आर लिखते हैं, वैसे तो आप जानते हो रेट ऑफ एमिशन क्या होगा दोस्तों, क्यू अपॉन, क्या होने वाला है, क्यू अपॉन ए इंटू टी, यही है आपका रेट ऑफ एमिशन है ना। तो क्यू अपॉन ए इंटू टी इज डायरेक्टली, दिस टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कोई बॉडी है जो कि हमने टी टेम्परेचर पे रखी है, मान के चलते दिस इज ए बॉडी, और ये टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, टी है। तो और इस वजह से, इस टेम्परेचर के वजह से इसमें से कुछ जो है ये जो है हीट जो है वो रेडिएट हो रही है, और इसका कुछ टोटल जो सरफेस एरिया है वो ए है, और कितने टाइम में हो रही है वो भी हमने देख लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कितना रेट से ये हीट रेडिएट हो रही है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस बॉडी का जो कुछ टेम्परेचर है, टी रेज टू पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दिस इज योर स्टेफन्स लॉ। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझिए क्या हुआ था, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। दिस इज ए बॉडी, ओके, और इस बॉडी को हमने कितने टेम्परेचर पे रखा फ्रेंड्स, टी इतने टेम्परेचर पे रखा। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि कुछ एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है, तो क्या करेगी ये बॉडी, हीट को रेडिएट करेगी। ऐसे आप मान के चल दो कि कोई लोहे का टुकड़ा है, उसको बहुत गर्म कर दिया, एकदम वो रेडिश दिखने लगा, इतना गर्म कर दिया उसको, और उसको रख दिया, तो अब उसके आजू बाजू में आपको उसकी हीट महसूस होती है ना, है ना। आप बेयर ग्रिल्स तो देखते ही होंगे, तो बेयर ग्रिल्स क्या करता है, कई बार बहुत ठंड जगहों पे पत्थरों को गर्म कर लेता है और आजू बाजू में रख देता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पत्थर जो हीटेड थे वो अपनी हीट जो है वो रेडिएट करने लगे, वो हीट जो है वो छोड़ने लगे, और उसके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो गया। या फिर अब जैसे कोई बहुत ही छोटा सा एक रूम है, और उसमें हमने क्या करना है, बहुत गर्म वाला पत्थर जो है वो रूम के अंदर ला के रख दो, अपने आप रूम भी गर्म आ जाएगी। कैसे होगा ये, तो वो पत्थर जो है वो हीट रेडिएट करेगा। तो हीट रेडिएट तो करेगा, बट उस कितने रेट से करेगा, कितना स्पीड से करेगा, उसका मतलब किस प्रोपोर्शन में वो रेट हीट को रेडिएट करता है। तो हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया जितना ज़्यादा उतना फास्ट, क्यों, क्योंकि उतने लार्ज सरफेस एरिया से उतनी ज़्यादा हीट वो रेडिएट करेगा, जितने टाइम के लिए रखा उतना, तो हमें यूनिट क्वांटिटी चाहिए। Q अपॉन ए इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना हीट रेडिएशन होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमें समझना है, और इस पूरे टर्म को हम R लिखते हैं, इसलिए R प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4।
दोस्तों ये अगर आपको समझ गया हो तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन अभी हटा लेते हैं हम, तो R विल बिकम सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4. व्हाट इज कॉल्ड इज दिस सिग्मा? दिस सिग्मा इज स्टेफन्स कांस्टेंट. सिग्मा इज नोन एज स्टेफन्स कांस्टेंट. और इस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी स्टेफन कांस्टेंट की? वो होगी आपकी 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू के रेज टू पावर 4. देखो दोस्तों, जूल पर सेकेंड वॉट भी होता है, तो इसका एक और यूनिट आप वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू के टू द पावर, मतलब केल्विन रेज टू पावर 4, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना. तो ये हुआ आपका स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. देखिए स्टेफन्स लॉ क्या था? रेडिएटेड हीट per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of the temperature. Radiated heat is directly proportional to fourth power of the temperature. Now इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमने, सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4 लेकर आ गए दोस्तों, और सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी. सिग्मा क्या था बोलिए आप, आपको याद होना चाहिए ये 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और ये होगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू केल्विन रेज टू पावर 4. ठीक, तो ये हुआ आपका सिग्मा का वैल्यूज और उसका यूनिट. ये हुआ आपका स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन न्यूमेरिकली. इसको हम अब थोड़ा सा और डिस्कशन में ले जाते हैं. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए बनाते हैं हम? तो वो हम ब्लैक बॉडी के लिए बनाते हैं. यहाँ पे हम लगे तो लॉ में स्टेटमेंट में फॉर ब्लैक बॉडी लिख देते हैं. एक और चीज़, ये फुल स्टॉप हटा के फॉर ब्लैक बॉडी ऐसा लिख देते हैं. मतलब रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चाहिए था, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ब्लैक बॉडी, है ना. ऐसा हुआ. नाउ फ्रेंड्स एक बात और देखिए, अगर हम इसको ब्लैक बॉडी के लिए मतलब डिफाइन कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या होगा? हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है उस बॉडी के लिए क्या होने वाला है दोस्तों? तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ये जो रेट है वो सिमिलर ही होगा. आर विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट this rate for ordinary body will be less than the rate for perfectly black body. जो कुछ perfectly black body का उस टेम्परेचर पे रेट ऑफ एमिशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी का उस टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ एमिशन होगा. ये बात हमें समझनी है ना. इसका मतलब है कि R को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी R नॉट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4 हो जाएगा दोस्तों. कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा की ये कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस? 1 हो जाती है. तो इसलिए हमने ये एक समझ लो कि ये हमारा नेचुरल फॉर्मूला है और E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो गई. तो यहाँ पे हमने E नहीं लिखा, बट यहाँ पर E क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन आता है. यही बात आपको अच्छे से समझनी है. नाउ हम यहाँ इस टॉपिक से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको और एलैबोरेट करते हैं. अब मान के चलते, अब ध्यान दीजिए, मैं एक परफेक्टली यहाँ पे मैं 2 सेक्शन बना रहा हूँ फ्रेंड्स. एक होगी फॉर ब्लैक बॉडी और ये होगा फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल पैरेलल चलने वाले हैं तो मैं इसीलिए 2 सेक्शन बना के आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सको. देखिए मान के चलते कि एक मैंने ब्लैक बॉडी ली है ना, और इसको ये है हमारी ब्लैक बॉडी जिसको मैंने डार्क कर रखा है, और इसको एक टेम्परेचर T पे रख दिया और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो T0 है. T0 दोस्तों सराउंडिंग टेम्परेचर है. और हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
कि आपका T जो है इट इज स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, इट इज ग्रेटर देन सराउंडिंग टेम्परेचर। T क्या है दोस्तों? टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। और T नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। और हमने क्या डिफाइन कर दिया कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या करेगी बॉडी? बॉडी जो है यहाँ पे जो है हीट को रेडिएट करेगी, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे है ना। और फिर हीट को जब रेडिएट करेगी तो क्या सिर्फ हीट, यहाँ एक बात मुझे पूछनी है आपको, आप खुद सोच के बताइएगा, क्या हीट सिर्फ रेडिएट हो रही है? क्या बॉडी सिर्फ हीट दे रही है? क्या ये सिंगल प्रोसीजर बॉडी के साथ हो रहा है? तो आप थोड़ी देर सोचने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, जब बॉडी हीट रेडिएट कर रही है टेम्परेचर में, उसी वक्त पे वो कुछ हीट सराउंडिंग से ले भी तो रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग फ्रेंड्स? एक्सचेंज ऑफ हीट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हीट रेडिएटेड, जिसी को हम एमिटेड कहेंगे, हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लगा हुआ है यार इस पे, यार रेट ऑफ हीट लिख देता हूँ, रेट ऑफ हीट दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा सा है, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। मैं इसको सिंपल आर लिखता हूं दोस्तों, आर। ये क्या है? ये है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। ओके, इतनी हीट दी उसने, ये छोड़ दी, कम कर दी। और हम बोलेंगे रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अरे भाई, वो रेडिएट करेगा तो एब्जॉर्ब भी तो करेगा बाय ब्लैक बॉडी। जब हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो वो कितनी होगी? वो होगी सिग्मा इंटू टी नॉट रेज टू पावर 4। ये बात देखिए, तो उसने कितनी दी देते वक्त, ये रेड में जो है, ये देखो, ये जो देते वक्त जो है वो था आपका सिग्मा टी टू द पावर 4, जो उस बॉडी का टेम्परेचर है। और लेते वक्त कितना है? सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। तो देयरफॉर नेट लॉस ऑफ हीट कितना हुआ? देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे नेट लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट कितनी हुई दोस्तों? उसने कितनी दी? ये वाली दे दी, छोड़ दिया, और ये कितना है? ये ले लिया। तो सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4, इसीलिए सिग्मा इंटू टी नॉट टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। देखिए, इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था सराउंडिंग से, इसलिए इसने रेट ऑफ एमिशन जो इसका ज़्यादा है। मतलब ऐसा समझिए कि आपने किसी को 100 रुपये दिए, है ना, आपके 100 रुपये समझ लो जेब से गिर गए, तो आपने कितना लॉस किया? तो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी जो लॉस करा वो इतना, सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4। और जितना गेन किया, मतलब आपको फिर चलते चलते रास्ते में 10 रुपये मिल गए, है ना, तो ये हुआ सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4। 100 रुपये गिर गए, 10 रुपये मिल गए, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 100 माइनस 10, मतलब ये कितना हुआ? 90 रुपये। तो सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4, इसको आपने फॉर्मूले में डाल दिया, नेट लॉस ऑफ इट। तो ये है आपका थोड़ा सा एक डिस्कशन। मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए करता हूँ। फिर से सिमिलर केस मानेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी। तो इसका टेम्परेचर फिर एक बार टी ले लेते हैं, और सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ अभी। और ऑब्वियसली हम मान रहे हैं कि टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, है ना, टी इज द, चलो लिख देता हूँ यार, चलो, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक, नहीं, नॉट ब्लैक बॉडी, दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर। और टी नॉट फिर एक बार सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है छोटे हैंड राइटिंग के वजह से, तो आप मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब अगर हो सकता है कि मैं कॉम्पैक्ट लिख रहा हूँ तो आपको कुछ तकलीफ़ हो रही हो, तो मुझे ये बताते रहिए, है ना। अगर सही चल रहा है तो ऐसा भी बता दीजिएगा। तो टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट, तो फिर से अब रेट ऑफ
दोस्तों रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कितने रेट से लॉस हुई। यहाँ पे सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 लिख सकते थे, बट किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। जब ब्लैक बॉडी नहीं ऑर्डिनरी बॉडी होती है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को चेंज करते हुए ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। तो यहाँ पे जो सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 था, यहाँ पे ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 हो गया। देखो ये पैरेलल मैं आपको बता रहा हूँ दोनों चीज़ें, ब्लैक बॉडी के लिए ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। और यहाँ पे रेट ऑफ गेन ऑफ हीट बाय ऑर्डिनरी बॉडी, लॉस इतने से हुआ तो गेन ई इंटू सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा। और इसीलिए ये देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे, अब हम बोलेंगे नेट लॉस ऑफ हीट। नेट लॉस ऑफ हीट कितने का होगा दोस्तों? ये माइनस ये, तो E इंटू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 माइनस E इंटू सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4, तो E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और ये हुआ आपका नेट लॉस ऑफ हीट, है ना। होपफुली आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हो, ठीक है। तो ऐसा होगा आपका स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। वैसे देखा जाए तो स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो है मैंने पढ़ा के अभी ख़त्म कर दिया, बट मुझे अब यहाँ पे स्टेफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का थोड़ा सा एक कंपैरिजन और कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको बतानी है, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ और कुछ सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ लिखना नहीं है, समझाने का चीज़ है ये। यू डोंट हैव टू रियली नोट इट डाउन, बट यू हैव टू रिमेंबर इट किसी तरीके से। पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है। किसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? थोड़ा सा याद करिए, मुझे तो पक्का पता है कि आपको घंटा याद नहीं है कुछ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब वो तो अपने खून में है, और मैं सब है ना, अपन बिल्कुल यूज टू एक दूसरे से, कुछ हमको याद नहीं रहता। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? यह रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग, डी क्यू बाई डी टी, है ना। ये था, ये भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है और वो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है ना। स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये क्या है दोस्तों? ये भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। तो R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4, फिलहाल के लिए ऐसा लिख देते हैं। तो जब हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए बात करेंगे तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कैसे हमको पता चले कि न्यूटन्स लॉ यूज करना है या स्टेफन्स लॉ यूज करना है? ये एक बड़ा डिफिकल्ट सा डिस्कशन हो जाएगा। तो हमें ये डिस्कशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है? जब न्यूटन्स लॉ की एक कंडीशन होती है दोस्तों कि ये जो डिफरेंस है ना ये काफ़ी कम होना चाहिए, प्रोवाइडेड, न्यूटन्स लॉ कब लगता है? प्रोवाइडेड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, मतलब बॉडी और सराउंडिंग का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? काफ़ी छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना रेडिएशन स्टेफन्स लॉ में डिफरेंस काफ़ी लार्ज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं, पर नॉन मतलब जनरल केसेस में स्टेफन्स लॉ में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। जैसे सन और अर्थ, ऐसे सब कोई एग्जांपल आप स्टेफन्स लॉ से ले सकते हो। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि न्यूटन्स लॉ कब लगाना है? जब डिफरेंस छोटा है। स्टेफन्स लॉ कब लगाना है? जब डिफरेंस लार्ज है। फिर इसमें एक और तकलीफ है कि जब हम रेट लिखते हैं ना तो इसको Q अपॉन A इंटू टी लिखते हैं दोस्तों, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4। तो एक्चुअल में ये हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। अगर आप रेट को सिर्फ देखना चाहते हो ना तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू A इंटू एरिया को मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4 भी तो लिख सकते हो। इसी को कई बार हम डी क्यू बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम।
इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4। तो देखो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बिल्कुल एक जैसा दिखने लगेगा, पर वो है नहीं। दिस इज छोटे डिफरेंस के लिए, दिस इज फॉर लार्ज डिफरेंसेस dq बाई dt ही दिखेगा। बट जब आप यहाँ पे dq बाई dt लगाओगे तो यहाँ पे एरिया जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एरिया जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब हम स्टेफन्स लॉ लगाएंगे और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब dq बाई dt, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो a इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4 आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी है ना, इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ना होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टेफन्स लॉ एक जैसे हैं, बट न्यूटन्स लॉ में क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ में क्या हुआ, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कम था बॉडी और सराउंडिंग का, बट स्टेफन्स लॉ में वही डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअल में हम अगले लेक्चर में स्टेफन्स लॉ को लगाते हुए हीट सन का रेडिएशन भी अब हम देखने वाले हैं। बट अब क्या है कि ये मैंने पहले ही कहा था कि स्टेफन्स लॉ इज द टॉपिक फ्रॉम बोर्ड्स, और नए सिलेबस में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आए हैं, मैं वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेना चाहता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये टेक्स्ट बुक का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो कैमरा के सामने लेकर आ रहा हूँ। ये सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड भी हम कुछ करेंगे और फिर मैं आपको उसका वर्क भी दूंगा। तो ये आप देखिएगा, ये वाला पोर्शन है ना, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3.6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस। जबकि स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन गिवन है, तो ये हमारे लिए हिंट हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको दिख रहा है क्वेश्चन? तो कैलकुलेट, मैं एकदम पास में ले आता हूँ, कैलकुलेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऐप से स्क्रीनशॉट आता है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक को देख लीजिएगा या मैं इसके फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस व्हेन सिग्मा इज 5.7 10⁻⁻8। आप इसको अभी भी लिख सकते हो, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के, यहाँ पे रख के ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूँ। क्या क्या गिवन है, एग्जाम्पल 3.6 पेज नंबर 76, ये ना एग्जाम्पल 3.6 पेज नंबर 71 फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, हमें क्या चाहिए, इन 1 मिनट। एनर्जी रेडिएटेड मतलब हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, यहीं पे पता चल जाता है कि पूरी टोटल एनर्जी क्यू कितनी रेडिएट हुई। एनर्जी मतलब क्यू, टोटल एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम इसको पहले ही कन्वर्ट करके रख ले, ये हो जाएगा 200 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर दोस्तों, है ना। फिर वो कहता है एट टेम्परेचर टी एज 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस में हमें इसको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 127 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन, है ना। और टाइम जो है हमको कितने टाइम में, देखो इन 1 मिनट बोल रखा है उसने, इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए हम टाइम जो है वो लेंगे 1 मिनट, और 1 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 60 सेकेंड्स। तो हमें एक बात पता है, Q अपॉन रेट ऑफ रेडिएशन, Q अपॉन A इंटू टी, सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4, है ना, फॉर ब्लैक बॉडी। हमें तो टोटल Q चाहिए ना, देयरफॉर Q क्या हो जाएगा दोस्तों, A इंटू टी इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, हो गया ना फिर काम। ये हो जाएगा आपका एरिया 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टाइम टी जो है वो हो गया आपका 60। सिग्मा की वैल्यू जो है आपको गिवन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये होगी 5.7 10⁻⁻8 इंटू टेम्परेचर जो है वो है 400 और उसका पावर 4। मैं इसका सीधा आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, या आप खुद करिएगा कैलकुलेशन, और आप यूज टू हो ये सब करने के लिए। 1751
0.04 joules. This is the total amount of heat radiated. ये हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम स्टेफन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो और कुछ हम अगले भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने रख रहा हूँ। A 60-watt filament lamp loses all its energy by radiation. A 60-watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity of surface is 0.5. चलो हम कुछ डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। दिख रहा है A 60-watt filament, तो पावर ऑफ द लैम्प इज 60 वाट। क्वेश्चन 3.7 है ये, पेज नंबर 71 पे। 60 watt filament loses all its energy by radiation from its surface. Emissivity is 0.5, है ना। द एरिया ऑफ सरफेस कितना होगा, तो एरिया ऑफ सरफेस आपका 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। दोस्तों आपको टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट पूछा तो है, और सबसे बड़ी हिंट है कि सिग्मा गिवन है, मतलब स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का क्वेश्चन है। चलो फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन। पावर क्या होती है दोस्तों, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये होता है। बट रेट ऑफ रेडिएशन आर जो है वो होता है हमारे पास Q/A × T इज इक्वल टू E × सिग्मा × T⁴। देखो ब्लैक बॉडी होती तो हम E को, एमिसिविटी को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, बट क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉडी है तो ये इसको ज़रूरी है कि हम मल्टीप्लाई करें, और हमें तो Q/T गिवन है, तो एरिया को हमें इस तरफ लेना होगा, तो Q/T इज इक्वल टू एरिया × E × सिग्मा × T⁴। और ये आपका Q/T जो है यही तो आपका पावर हुआ, है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज अ पावर। तो P इज इक्वल टू A × E × सिग्मा T⁴। एंड देयरफॉर आप T⁴ को, क्योंकि आपको टेम्परेचर निकालना है, ये पूरे के पूरे टर्म को, ये वाली टर्म को आप पावर के नीचे ले आइए, तो P/A × E × सिग्मा, और आप वैल्यूज रख दीजिए। पावर की वैल्यू है 60 वाट, अपॉन एरिया क्या होगा दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर में है, तो 5 × 10⁻⁵ इंटू एमिसिविटी हाफ 0.5 है, इंटू सिग्मा जो है वो तो यार आप जानते हो कि वो गिवन होता है, क्या गिवन है वो 5.67 × 10⁻⁸ है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। और फिर अब इसका कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली यहाँ से देख लेता हूँ, जो भी सॉल्व चीज़ें हैं, और वो कैलकुलेशन है 4.23 × 10⁻13। तो T⁴ का जो कैलकुलेशन आया दोस्तों वो आएगा आपका हाँ अभी तो कहा मैंने आपको 4.23 10⁻13। तो अगर आपको इसका फोर्थ पावर निकालना है तो ये 42.3 लिख दीजिए और इसको 10⁻12 कर दीजिए, और फिर लॉग मेथड से आप इसका फोर्थ पावर निकाल सकते हैं। ये पावर का 10⁻12 का जो है वो तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 12/4 दैट इज 3, और 42.3 का आप लॉग टेबल से अगर आप ये निकालते हो तो ये आएगा आपका 2.55। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर आपका, T की वैल्यू आएगी आपकी 2550 केल्विन। दोस्तों ये होगा आपका आंसर। आसान है क्वेश्चन बहुत, कि आपको पावर गिवन थी, तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और रेट का फॉर्मूला है Q/A × T E × सिग्मा × T⁴। तो Q/T गिवन था, इसलिए हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया, और फिर पावर Q/T को पावर लिखा, और फिर T को एक तरफ ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन थी फ्रेंड्स, है ना। तो आसानी से हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, सॉल्व न्यूमेरिकल से, ये न्यू टेक्स्ट बुक के। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3.8, देखिएगा, थोड़ा सा मैं क्लोज में ले रहा हूँ कैमरा। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ, रुको इसका विजिबिलिटी क्लियर आने दो कैमरा से, हाँ। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस with the rate of loss of heat from the same sphere
at 427 degree Celsius if the temperature of the surrounding is 27 degree Celsius। दोस्तों यहाँ पे हमको कंपेयर क्या करना है, देखिए विजिबल है अब भी आपको, है ना क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर है आपका 3.8, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.8। यह है कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कंपेयर करना है, मतलब आपको दो बॉडीज का R1 अपॉन R2 को फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कंपेयर करना। तो दो बॉडीज होगी, एक का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट R1 है, दूसरे का R2 है, तो दोनों को कंपेयर करना है। हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर या T1 जो है वो आपका 827 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको केल्विन में कर लीजिए, 827 प्लस 273, 800 प्लस 300 1100, तो 1100 केल्विन। ये आपको ध्यान में आ गया। फिर वो कहता है विद द रेट ऑफ, देखो क्या कहता है, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर एट 427। तो जो वही मेटल स्फीयर का अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया और वो 427 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो 427 को आप फिर से केल्विन में डाल दीजिए, वो हो जाएगा 427 प्लस 273 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 400 प्लस 300 700 केल्विन, 700 केल्विन, है ना। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और उसने टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को दे रखा है T0, हम लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी 27 प्लस 273 हमने केल्विन में डाला, हो ये हुआ 300 केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना है। हमको कंपेयर करना है, देखो ये एक स्फीयर है, इसको पहली बार जो है इसका टेम्परेचर T1 रखा, तब इसका कुछ रेट से लॉस हो रहा होगा R1 से। फिर हमने वही सेम स्फीयर लिया और इसका टेम्परेचर T2 रखा, तब भी कुछ रेट से लॉस हो रहा होगा, वो R2 है, तो R1 बाय R2 हमें कंपेयर करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए ये गिवन और फाइंड था। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है, Q अपॉन A इंटू टी इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4। यह है आपका फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे अभी हमें एक बात देखनी है कि अगर ऐसा ये फॉर्मूला है तो पर यूनिट एरिया वाला जो किस्सा है, या आप इसको सिंपली क्या लिखेंगे, R1। R1 क्या हो जाएगा, ये R1। और हाँ, अब ये नेट लॉस ऑफ हीट है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि नेट लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला, नेट लॉस ऑफ हीट होता है आपका, ये होगा, मुझे यहाँ इस फॉर्मूले से याद करिए, E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। क्योंकि अगर ये कुछ हीट दे रहा है तो कुछ सराउंडिंग से ले भी तो रहा है, सराउंडिंग का भी तो कुछ टेम्परेचर है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्यों स्टेफन्स लॉ यूज कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं, क्योंकि देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 और बॉडी का टेम्परेचर 827, बहुत ज्यादा लार्ज हो गया डिफरेंस। वही न्यूटन्स लॉ लगाना होता तो ये 27 और उधर क्या रहता, 50 60 70 रहता ज्यादा से ज्यादा, अरे 80 रहता, 100 रहता, बट उससे ज्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं होता अगर हमें न्यूटन्स लॉ यूज करना होता। तो नेट लॉस ऑफ हीट हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो देयरफॉर हम बोलेंगे एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 जो नेट लॉस ऑफ हीट है R1, वो मैं लिख रहा हूँ E इंटू सिग्मा इंटू T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। और एट टेम्परेचर T2 क्या होगा दोस्तों, यही चीज R2 बनेगी E इंटू सिग्मा इंटू T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। अब आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो आप R1 बाय R2 लिख लीजिए, ये हो जाएगा E इंटू सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय E इंटू सिग्मा T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। और ऑब्वियसली हमने E इंटू सिग्मा काट दिया, ये हुआ आपका R1 बाय R2 और ये हुआ आपका T1 टू द पावर 4। T1 क्या है दोस्तों, 1100 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका 700 रेज टू पावर 4 माइनस 300 रेज टू पावर 4। और इसमें हमने जब पुट कर दिया
इसका मैं सीधा, आपको कैलकुलेशन खुद से करने होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 11 इंटू 11 है ना, ये 11 का स्क्वायर हो गया, और फिर उसका स्क्वायर, और ये टू द इंटू 10⁻², और उसका पावर 4, माइनस 9 इंटू 9, वो तो आप जानते हो 81, इंटू 10⁻², और उसका पावर 4, ऐसा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय, ये होगा 49 इंटू 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49, और फिर 2 बार करके, है ना, हाँ, इंटू 10⁻²⁴, माइनस फिर से 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁻²⁴, तो ये 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये सब जो है ये कॉमन होके निकल गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्दर कैलकुलेशन, ये हो जाएगा दोस्तों R1/R2 एज 121 का स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाय, मैं नहीं जानता कि 49 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 81। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास टेक्स्ट बुक में सॉल्व लिखा हुआ है, मैं वही लिखने जा रहा हूँ। ये हो रहा है 182/29 दोस्तों। तो R1/R2 जो है जब हमने कंपेयर किया तो वो कितना मिला, 182:29। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं और एक क्वेश्चन लेना चाह रहा था, बट ऑलरेडी 40 मिनट्स का क्लास हो चुका है, तो मैं इसको आज के लिए रोकता हूँ, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।